हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ आपके साथ डिस्कशन करेंगे और होपफुली आपने अपना पूरे की पूरे फ्लो चार्ट सेशन वाइज बना लिए होंगे और यहाँ जाके क्लियर हो जाएगा कि आप अभी भी कितने पानी में हैं इस चैप्टर को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और जिनसे भी सेशन के बीच में कुछ मिस हुआ है तो फिर से मैं वही चीज कहूंगी, यू हैव टू डाउनलोड द मिशन ज्ञान ऐप और जब चाहे आप अपना सेशन देख सकते हैं, चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं और साथ साथ अपने हैंड नोट्स तो बनाने ही हैं। ये चीज तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अपने माइंड से। तो चलिए गेट रेडी विद योर ओन हैंड नोट्स एंड योर स्पेशल ब्रेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? ग्लास इज अ, अब देखिए सॉलिड स्टेट में बात हो रहा है, सारी टर्मिनोलॉजीज के अकॉर्डिंग हमें 1 to 1 चीजें देखनी है। ग्लास इज अ लिक्विड, सॉलिड, सुपर कूल लिक्विड और यू कैन से अ ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनिक पॉलीमर। होपफुली याद आ जानी चाहिए चीज कि मैंने आपको एक टर्म बताया था दैट इज अबाउट द सुपर कूल लिक्विड, जहां मैंने कहा था कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दे एग्जिस्ट इन द अमोर्फस सॉलिड और वहां पर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव, इजी टू मूव एग्जिस्टेंस वहां होता है। दैट्स व्हाई ग्लास जो है वो भी किसके अंडर आते हैं? सुपर कूल लिक्विड्स। बात समझ में आ जाएगी। कभी भी ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं देते हैं, दे आर इन द अमोर्फस सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म। दैट्स व्हाई ग्लास को कहा जाता है सुपर कूल लिक्विड्स। बहुत बार पूछा गया है ये एग्जाम में, तो चलिए ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो देख लीजिए, ग्लास इज अ सुपर कूल लिक्विड विच फॉर्म्स अ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड विदाउट अ रेगुलर लैटिस। और वो नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म कौन सा है? अमोर्फस सॉलिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करें। आइए क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट क्रिस्टल शो गुड क्लीवेज बिकॉज द एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर। आपको लैंग्वेज को बड़ा ध्यान से देखना है। देखो क्या कहा है, मोस्ट क्रिस्टल शो गुड क्लीवेज, फाइन, क्रिस्टल के रिस्पेक्ट में बात की गई है और गुड क्लीवेज के रिस्पेक्ट में, बिकॉज देयर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर वीकली बॉन्डेड टुगेदर, स्ट्रांगली बॉन्डेड टुगेदर, स्फेरिकली सिमेट्रिकल और अरेंज्ड इन प्लेन्स। आप मुझे एक बात बताइए, अगर स्ट्रांगली बॉन्डेड का कॉन्सेप्ट होगा तो ये गुड क्लीवेज के पैटर्न में नहीं आएंगे। पहली चीज तो जब कभी भी आप सॉलिड क्रिस्टल की फाइन कटिंग करेंगे, और मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, जब एक कोई सॉलिड क्रिस्टल है और मैंने उसको फाइन कट किया तो वो कभी भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है। देयर इज सम फाइन पार्टिकल्स आल्सो देयर। क्लियर है? अगर आप बात करते हैं वीकली बॉन्डेड के रिस्पेक्ट में, तो आपको यहां पर पहले पता करना होगा एटम, आयन और मॉलिक्यूल किस रिस्पेक्ट में बात की गई है। स्फेरिकली सिमेट्रिकल, तो आपको अरेंजमेंट भी यहां चेक करना होगा और साथ साथ अरेंज्ड इन प्लेन्स। तो हमें यहां पर 1 to 1 स्टेप फॉलो करना होगा। तो देखो आपको पता है क्रिस्टल्स कब गुड क्लीवेज शो करते हैं? जब उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक प्लेन में अरेंज हो। हम लोगों ने बात की थी 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। होपफुली अगर चीज याद है तो 1 डायमेंशनल में मैंने आपको बताया था एक लीनियर अरेंजमेंट, 2 डायमेंशनल से हम लोग प्रोसीड किए थे नेक्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म्स में बीसीसी और क्यूबिक स्ट्रक्चर्स। फिर हम लोग 3 डायमेंशनल तक गए थे, तो मैंने वहां आपको पैटर्न्स बताए थे एबी टाइप, ए टाइप, एबीसी टाइप, जहां हम लोगों ने एचसीपी और सीसीपी के बारे में डिस्कशन किया था। तो अब यहां से हमको वो प्लेन क्लियर हुआ। दैट मीन्स कि आप क्या कहेंगे कि क्रिस्टल्स हमेशा गुड क्लीवेज कब शो करेंगे? जब उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक प्लेन में अरेंज्ड होंगे। सो व्हाट्स योर करेक्ट आंसर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू? अरेंज्ड इन प्लेन्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू अज्यूम 2 or more crystalline structures is called। आपसे सिंपली डेफिनेशन पूछा है। अब आपको वो डेफिनेशन तब पता होगी जब आपको सारे के सारे ऑप्शंस में डिफरेंस पता हो। क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू अज्यूम 2 or more crystalline structure। तो चलिए 1 to 1 हम लोग ऑप्शन से चेक कर लें। पहला ऑप्शन है आइसोमेरिज्म। मुझे बताओ आइसोमेरिज्म के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया था? आइसोमेरिज्म कहता है कि जहां पर केमिकल फॉर्मूला सेम होता है बट केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो डिफर होता है। व्हाट आई सेड, मैं यहां मेंशन करती हूं, आइसोमेरिज्म आर सेम केमिकल फॉर्मूला। आप लोग भी इस चीज को नोट कर लीजिए जिससे बाद में नहीं भूलेंगे, बट डिफर इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर्स। ये लीजिए,
दैट मीन्स कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो यहां पर नहीं होगा, क्योंकि इन जनाब ने पूछा है 2 और मोर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स जिन सब्सटेंस द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू अज्यूम 2 और मोर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में, जबकि ये तो केमिकल फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट में ही आपने ये चीज पढ़ी है कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट में एग्जिस्ट कर पाते हैं। सो द आंसर इज पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, लेकिन हमें लास्ट 2 ऑप्शंस भी चेक करके चलना है, आपको पता होना चाहिए डिफरेंस। सी में क्या है? आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता था? जब मैंने आपको बताया था कि ये मैपिंग होती है 2 सेट्स के बीच में जो क्या करते हैं, रिलेशनशिप को प्रिजर्व करते हैं इन बिटवीन द एलिमेंट्स। सो इट इज सिंपली मैपिंग ऑफ सेट्स। तो समझ में आई बात कि हमारा ऑप्शन ए भी क्यों गलत रहा है अभी तक, और सी भी। आंसर मिल गया है बी, दैट इज ओके, बट हमें सारे ऑप्शंस चेक करने हैं। नेक्स्ट क्या है? अमॉर्फिज्म। अमॉर्फिज्म का मतलब ही ये है कि जो ऑर्डर्ड वे में नहीं रह सकते, चाहे वो एलिमेंट के रिस्पेक्ट में बात हो, सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में हो, या फिर कोई भी फीचर के रिस्पेक्ट में बात हो। दे आर नेवर टुक अंडर इन एनी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। तो ये जनाब भी आंसर में नहीं आएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि उसकी एबिलिटी होती है 2 या 2 से ज्यादा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स अज्यूम करने की। क्लियर है? चारों की चारों हमें क्लियर हो गए हैं। इन ऑप्शंस के सामने ही लिख लीजिए इनका डेफिनेशन जो मैंने अभी बोला है आप लोगों को, और मैं यहां लिख भी देती हूं जिससे आगे बाद में कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाट इज अमॉर्फिज्म? सब्सटेंसेस फीचर्स दैट लैक एन ऑर्डर अरेंजमेंट। ये लीजिए, क्लियर? चेक कर लीजिए। चले आगे, पॉलीमॉर्फिज्म सामने लिखा है। चलो, द फेनोमेनन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन 2 और मोर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स इज सिंपली नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। ये लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर 2 आयनिक सॉलिड्स CaO एंड Ki। आपके सामने 2 आयनिक सॉलिड्स गिवन है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम आयोडाइड, CaO एंड Ki। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। अब यहां पर आपको गलत करना है जनाब। अब तक आपको सही आंसर्स चूज कर रहे थे, अब आपको करनी है यहां पर गलतियां शुरू। तो चलिए 1 to 1 स्टेटमेंट चेक करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? CaO हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहा गया है? CaO हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, आपको देखना है रॉन्ग। और करेक्ट क्यों है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो कैल्शियम का साइज है वो पोटेशियम से बहुत स्मॉल होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ द साइज CaO हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट हो गया और हम लोग को इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां ढूंढना है। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। लेटिस एनर्जी ऑफ CaO इज मच लार्जर देन दैट ऑफ Ki। लेटिस एनर्जी के रिस्पेक्ट में बात की गई है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो CaO है, जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, दैट इज ऑफ कोवेलेंट इन नेचर। अगर इसी के रिस्पेक्ट में मैं Ki की बात करूं तो Ki है आयनिक नेचर का। कैसा नेचर है? आयनिक नेचर का। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? Ki हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। Ki हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल ट्रू। क्यों? क्योंकि लैटिस एनर्जी की वजह से इट लीड्स टू हाई मेल्टिंग पॉइंट। सो जस्ट बिकॉज ऑफ लैटिस एनर्जी, मैं मेंशन करती हूं यहां पर, Ki का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ द लैटिस एनर्जी इट लीड्स टू हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये लीजिए, सॉरी। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? लास्ट ऑप्शन, Ki इज इनसोल्यूबल इन बेंजीन। अभी तक आप देख रहे हैं हमने 3 स्टेटमेंट चेक कर लिए हैं और तीनों के तीनों ही करेक्ट हैं और रीजनिंग भी मैंने आपको बता दिया क्यों करेक्ट हैं। लास्ट ऑप्शन इज Ki इज सोल्यूबल इन बेंजीन। दिस इज रॉन्ग।
क्यों है ये रॉन्ग? क्योंकि के आई आयोनिक नेचर का होता है और वो कभी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल नहीं हो सकता। बेंजीन कैसा है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो हमने ये कहा, यहां कहा है के आई इज सोल्यूबल इन बेंजीन, एंड व्हेन यू नो कि बेंजीन इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो क्योंकि के आई का नेचर आयनिक है, ये कभी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल नहीं होगा। तो अब इनकरेक्ट आंसर इजीली पिक कर पाए हम लोग। मैं यहां पर इसकी रीजनिंग लिख रही हूं, आप लोग भी लिख लीजिए। क्या है? क्या इज सोल्यूबल इन बेंजीन एंड बेंजीन एज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, therefore Ki is not soluble in non-polar solvent, that is benzene। चलिए, क्लियर है? तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द करेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, for orthorhombic system axial ratios are a is not equals to b and b is not equals to c and the axial angles are। अब आपको वो 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाली टेबल अगर याद है तो ऑर्थोरोम्बिक के केस में चीज याद होगी, when a is not equals to b and b is not equals to c, in that case axial angles are equals to 90 degree, that is alpha equals to beta is equals to gamma and all are equals to 90 degree। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ अ डायमंड यूनिट सेल इज। आपसे पूछा गया है कार्बन एटम के नंबर, वो भी पर यूनिट सेल के अकॉर्डिंग और डायमंड यूनिट सेल में। तो अब आपको यहां से सबसे पहले क्या पिक करना है कि डायमंड कौन सा क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर को एग्जिबिट करता है। तो अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था ZNS का स्ट्रक्चर। तो जो जनाब डायमंड है वो ZNS के स्ट्रक्चर को फेवर करते हैं, दैट मींस अरेंजमेंट इज ऑफ FCC टाइप। आइए चेक करते हैं। अब देखो यहां पर मैं तुमको पहले तो स्ट्रक्चर बनाती हूं, फिर अपन उसको असाइन करेंगे। अभी मैंने आपको बोला कि डायमंड जो है वो ZNS की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट, और कार्बन जो है वो CCP यानी कि क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, या फिर आप कहिए FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड ऑल्सो ऑक्यूपाई हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो अब हमको ये चेक करना है अरेंजमेंट डायमंड का FCC के स्ट्रक्चर के बिहाफ पे। चलो ये स्ट्रक्चर देखो। अब यहां पर कॉर्नर के जो अरेंजमेंट्स हैं वहां पर मैंने ये जो आपको ब्लैक सर्कल से मैंने यहां पर बना के दिखाए हैं, ये क्या है आपका S-2, ठीक है, ZNS के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूं मैं। तो अगर जब इसका डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा, Zn+2 एंड S-2। तो आपने कहा ये जो कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट हैं ये किसके हैं, S-2 के। अब आप बात कीजिए कि जो आपके सेंटर एटम्स की बात की जाए, एज पे जो मैं बात करूंगी तो आप कहेंगे एच पे कौन है, Zn+2। ये लीजिए, अरेंजमेंट समझ में आ गया। कॉर्नर्स पे S-2 और एच पे हम बात कर रहे हैं तो कौन है, Zn+2। अब एक चीज देखो कि अगर मैं यहां से इसकी बाइंडिंग दिखाऊं तो क्या ये टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहे हैं, सीधा स्ट्रक्चर। मैंने यहां से एक बार इनको कोऑर्डिनेट करके दिखा रही हूं, चेक कीजिए, क्या ये कुछ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट दिखा रहे हैं। अगर मैं इसको और बाइंड कर दूं, ये लीजिए, ये लीजिए, दिख गया टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो अब हमको सिंपली से यहां पर क्या कैलकुलेट करना है, आपको सिर्फ टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालने हैं पर यूनिट सेल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉर्नर्स के एटम। कॉर्नर्स के एटम के लिए मैंने आपको बताया था क्या था, 1/8 पार्ट यूज होता है। तो चलो कैलकुलेट कर लें इसको, 8 × 1/8 दैट विल बी इक्वल्स टू 1। नाउ कम टू फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड के बिहाफ पे कितना है, 6, और ईच का जो यहां पर ऑक्यूपाई कर रहा है वो कितना है, 1/2। तो यहां से कितना आ जाएगा, 6 × 1/2 दैट विल बी इक्वल्स टू 3।
ये लीजिए। और वॉइड्स कितने हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स? 4। सी, तो क्या हो गया ओवरऑल 1 + 3 + 4 दैट विल बी इक्वल्स टू 8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल विल बी इक्वल्स टू 8। आइए ऑप्शन में चेक कर लें, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? देख लो एक बार, अच्छे से समझ लो, टेट्राहेड्रल वॉइड्स का भी चेक कर लो, अरेंजमेंट देख लो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 चेक किया जाए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। 9 पे पहुंच गई मैं, अच्छा सॉरी 7 भी था बीच में। अब आ जाओ 7th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इन कैल्शियम फ्लोराइड हैविंग द फ्लोराइड स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर कैल्शियम आयन दैट इज Ca+2 एंड द फ्लोराइड आयंस। अब आपको इंडिविजुअली कैल्शियम और फ्लोराइड आयन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। अब क्या करना पड़ेगा? अरेंजमेंट में सबसे पहले क्यूबिक लैटिस के अकॉर्डिंग, फिर देखना पड़ेगा किस टाइप का अरेंजमेंट है, और वहां से आप चेक कर लोगे कि यहां पर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर इन द केस ऑफ ईच इंडिविजुअल आयन क्या होगा। चलो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। आओ तो चलो स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। इस स्ट्रक्चर में देखो, जो मैंने आपको ब्लू से कॉर्नर शो किए हैं, यानी कि कॉर्नर पे मेरा कौन है? कैल्शियम +2। ठीक है, ये जो ब्लू से आपको यहां पर दिख रहे हैं कॉर्नर्स पे, ये है Ca+2, दिख गए हैं। और इसके अलावा मैं यहां पर जो F- है आपका, वो आप देख लीजिए, ये मैंने शो किया है येलो कलर से। पहले तो ये पहचान लो। अब यहां से क्या पता चल रहा है कि जो फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर किसका है? CaF2 का। ठीक है, तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर के अंदर Ca+2 आयंस कैसे अरेंज्ड है? FCC मैनर में, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। Ca+2 कैसे अरेंज्ड है? FCC मैनर में। और ईच Ca+2 यहां पर बेटा देखो कनेक्टेड है 4F- आयन से। ईच Ca+2, ईच कैल्शियम आयन इज कनेक्टेड टू 4F- आयंस। और उसके नीचे देखो दूसरा सेट भी है, फिर से F- आयंस का एक सेट ये रहा। मैं रफली इसको ड्रॉ कर दूं यहां पर इसके ऊपर। सी, एक सेट ये दिख रहा होगा, और इसके जस्ट नीचे देखिए एक सेट ये रहा। होप ये लो, दिख गए। अब इसके बाद देखो यहां पर इसका मतलब क्या है कि जो Ca+2 आयन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर इस रिस्पेक्ट में 8 होना चाहिए, क्योंकि 4 आर जस्ट अबव द प्लेन एंड 4 आर जस्ट बिलो द प्लेन। सो टोटल नंबर ऑफ Ca+2 आयन सराउंडेड बाय F- आयंस विल बी इक्वल्स टू 8। ये लीजिए, और ईच F- आयन इज सराउंडेड बाय only 4 Ca+2 ion. So in the respect of Ca+2 and F- ion, in the respect of Ca+2, it coordination number is 8, but in the case of F- ion, the coordination number is 4. ये लीजिए, क्लियर है स्ट्रक्चर से? अभी देखो अरेंजमेंट फिर से एक बार सुन लो, समझ लो। यहां पर देखो फ्लोराइड स्ट्रक्चर के अंदर जो कैल्शियम है वो तो FCC स्ट्रक्चर के अरेंजमेंट में है, दिख गया। और यहां पर जब इस अरेंजमेंट में मैं कहूं तो एक Ca+2, ये वाला Ca+2 4F- से कनेक्टेड है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर को खराब कर देती हूं, तुम्हें समझ में आना चाहिए। और इसके जस्ट नीचे भी देखो सेम अरेंजमेंट है, तो ये अकेला Ca+2 8F- से बाइंड हो रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। सेम ऐसे ही अगर मैं इस फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में बात करूं तो ये फ्लोरीन एक सिर्फ 4 Ca+2 से कोऑर्डिनेटेड है, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर क्या हो गया? 4। तो आ जाओ ऑप्शन में चेक करते हैं हमारी वाली बात है या नहीं। बिल्कुल गिवन है, दैट इज 8 एंड 4। कर लेंगे, स्ट्रक्चर बना के देखना होगा, अरेंजमेंट चेक करना होगा, और जैसे बताया गया है एग्जैक्टली वैसे ही अरेंज करके रखना होगा, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। और फिर भी अगर दिक्कत आ रही है तो मैं फिर से कहूंगी री रिवाइज योर सेशंस, री रिवाइज योर हैंड नोट्स, और फिर इनको एक बार करके देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर एटम प्रेजेंट इन अ क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज।
अब यहां पर आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बताने हैं पहली चीज तो, और वो भी पर एटम। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर एटम किसके अंदर? सीसीपी। अरेंजमेंट क्या है? सीसीपी, यानी कि क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, चेक कर लेते हैं स्ट्रक्चर। सीसीपी के अंदर तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कॉर्नर्स का अरेंजमेंट चेक करना है। आओ, अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड पूछे हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतने ही होते हैं जितना कि सेम नंबर ऑफ एटम्स, दैट मींस 1। ठीक है, क्योंकि जनाब ने पूछा है सीसीपी के अंदर। अगर अरेंजमेंट कोई और होता तो यहां पर आपकी सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ा जाती, क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़ जाती, बट ये तो सीधा सा था। सीसीपी के अंदर तो एक अरेंजमेंट देखना है, एक अरेंजमेंट देखते ही आपको पता है कि जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, और कितने हैं? 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो डरना नहीं है, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही छोटा आंसर। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ अ मिक्स्ड ऑक्साइड इज क्यूबिक क्लोज पैक्ड। फिर से सीसीपी की बात की गई है। द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड आयंस। 1/4 of the tetrahedral voids are occupied by divalent metal A and the octahedral voids are occupied by a monovalent metal B। दोनों चीजों को अलग से लिख लो। पहले क्या कहा इन्होंने? 1/4 टेट्राहेड्रल वॉइड। इस तरीके से अपन टेट्राहेड्रल को रिप्रेजेंट करते हैं टी के बेस में डी। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर टेट्राहेड्रल। क्या कहा है इन्होंने? 1/4 टेट्राहेड्रल वॉइड किसने ऑक्यूपाई किए हैं? डाइवेलेंट मेटल ने। और कौन सा डाइवेलेंट मेटल है? ए। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई किए हैं, ऑक्टाहेड्रल को लिखते हैं OH से। TD से लिखा जाता है टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल इज OH। OH ने कितने ऑक्यूपाई किए हैं वो आपको नहीं बताया गया है, सिर्फ बताया गया है कि मोनोवेलेंट एटम है जो कि है B। ठीक है, अब यहां पर आपको उस ऑक्साइड का फॉर्मूला बताना है। चलो फॉर्मूला चेक करेंगे अपन फटाफट से। तो सबसे पहले सीसीपी के अगर नंबर ऑफ एटम्स की बात कर लो, क्योंकि उन्होंने क्लियर यहां मेंशन किया है ऑक्साइड आयन के रिस्पेक्ट में। तो आओ, तो अगर हम नंबर ऑफ एटम्स चेक करें तो क्या हो गए? 4। अब टेट्राहेड्रल वॉइड चेक करनी है, क्या कर दूंगी मैं? टेट्राहेड्रल देखनी है, ऑक्टाहेड्रल नहीं। ऑक्टाहेड्रल होती तो सेम हो जाती 4। टेट्राहेड्रल देखनी है, दैट मींस मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 4 = 8। अब नंबर ऑफ डाइवेलेंट आयन की बात कर लें पहले, जिसको A2+ से शो कर रही हूं मैं। कितना हो जाएगा? 8 × 1/4। लो, छोटी सी मैथ्स है, 4 की टेबल आती है तो आंसर आ गया 2। ऐसे ही ऑक्टाहेड्रल भी चेक कर लेते हैं। तो यहां पर हमें मोनोवेलेंट एटम लेना है, कौन है? B+। क्या है उसका? 4। अब क्या करना है? वैल्यू निकाल ली तुम लोगों ने। देखो सबसे पहले वैल्यू निकाली O2- की, कितनी आ गई? 4। A2+ जो हमारा डाइवेलेंट एटम है, इसकी वैल्यू कितनी आई है? 2। और आपका जो मोनोवेलेंट एटम है दैट इज B+, इसकी वैल्यू यहां पर क्या आई है? 4। ठीक है, अब क्या करोगे? इसको रेशो में अरेंज कर दो फटाफट से, कुछ भी नई बात नहीं करनी है। 4:2:4 कट कर दो जो कट रहा है। रेशो निकालोगे कितना आ जाएगा? 2:1:2। अब इसको फॉर्मूले में लिख देंगे। ए के रिस्पेक्ट में कितना है? 1, बी के रिस्पेक्ट में 2, ओ के रिस्पेक्ट में 2। ये लो फॉर्मूला बन गया AB2O2। क्या बना? AB2O2। चेक कर लो, सारी की सारी चीज आपको क्वेश्चन में गिवन थी, सिर्फ आपको फॉर्मूले में अरेंज करना था, कुछ भी नहीं करना था। छोटी सी मैथ्स थी। 2 और 4 की टेबल बताओ, 2 की टेबल भी आती है तो भी कर लोगे, बेसिक बात है। चलें, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आंसर अपना चेक तो कर लें, ऑप्शन में है या नहीं। ऑप्शन नंबर AB2O2 कहाँ है? ये रहा ऑप्शन नंबर डी। देखो हो गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। अ सॉलिड कंपाउंड XY has NaCl structure. If the radius of the cation is 100 picometer, the radius of the anion Y- will be.
देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। अगर तुम्हें NaCl का रेशो पता है, कितना होता था 0.414, याद है वो टेबल? 4 तुमको रेशोज लिखवाए थे, कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग शेप लिखवाई थी और एग्जाम्पल्स भी वहां पर बताए थे। अगर नहीं है याद तो आ जाओ शॉर्टाइज में, मैं दोबारा से वो टेबल एक बार बता देती हूं। क्या था पहला रेशो? लेस देन 0.155। उस केस में हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ करता था? 2। If the radius ratio is less than 0.155, then the coordination number will be 2 and the shape is linear. Next is 0.155 to 0.255. Coordination number is 4. Shape is plane triangle. और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? बोरोन ऑक्साइड। ये लो। नेक्स्ट क्या होगा? 0.255 टू 0.414। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, टेट्राहेड्रल। याद आ रही है टेबल कुछ जो मैं लिख रही हूं तो? और एग्जाम्पल क्या हो गया? जिंक सल्फाइड ZnS 0.414 टू 0.732। कोऑर्डिनेशन नंबर 8, ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल NaCl। और यहां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? NaCl। ये आ गया आंसर सामने, 0.732 टू 0.999। ठीक है, आ जाओ। तो क्या हो जाएगा ये? BCC, सॉरी गलत कर दिया मैंने, ये 3 आएगा, सॉरी बेटी, दिस इज 3, 4, 6, ये 8 है। और स्ट्रक्चर BCC। और एग्जाम्पल बताओ BCC का फटाफट से, कल ही समझाया था। सीजियम क्लोराइड CaCl। ठीक है, हाँ ये मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, 3 गायब हो गया था। ये है स्ट्रक्चर। लेस देन 0.155, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 लीनियर। 0.155 टू 0.255, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 प्लेनर ट्राइंगल। एग्जाम्पल इज बोरोन ऑक्साइड। 0.255 to 0.414, coordination number 4, structure is tetrahedral ZnS. 0.414 to 0.732, coordination number 6, octahedral and NaCl. 0.732, 0.999, coordination number 8 and the structure type is BCC and CaCl. ठीक है, तो देखो यहां से पहले तो ये पिक कर लो NaCl। अब इस एक क्वेश्चन के पीछे पूरी टेबल हमने फिर से बना ली है। अब यहां पर हमको क्या चेक करना है? हमको कैटायन का रेडियस दिया हुआ है, हमें एनायन का रेडियस निकालना है। चलो, अब NaCl के लिए हमने अभी चेक कर लिया कि जो हमारा रेडियस है वो कितना है? 0.444। कैटायन की हमको गिवन है 100 पिकोमीटर। तो सिर्फ क्या करना है? एनायन की निकालनी है। 100 बाय R माइनस इक्वल्स टू 0.414। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो आता है, बस यही करना है। R माइनस निकाल लो यहां से, क्या आ जाएगा? 241.5 पिकोमीटर। कितना इजी था? कुछ था इसमें? बस ये था कि टेबल याद थी या नहीं। अगर टेबल याद नहीं थी तो फिर तो कुछ भी नहीं था, फिर तो क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए था ना, तुम्हें बोनस मार्किंग मिल जानी चाहिए थी। हर क्वेश्चन पे बोनस मार्किंग मिल जाए तो फिर तो क्लियर ही है तुम्हारा सब कुछ। चलो, बात आ गई समझ में? क्या किया है? फॉर्मूले में वैल्यू रख दिया, R माइनस हमको निकालना था, R माइनस यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। 100 बाय 0.414 दैट विल बी इक्वल्स टू 241.5 पिकोमीटर्स। यहाँ 100 की जगह कुछ और होता तो उससे कैलकुलेट कर लेते, डिवाइड करना था। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। In crystals of which one of the following ionic compounds would you expect maximum distance between center of cations and anions? अब पूछा गया है मैक्सिमम डिस्टेंस, और वो भी कटायन और एनायन के बीच में। ठीक है, करते हैं चेक। 4 है हमारे पास। अब तुमको पहले तो याद आ जाना चाहिए, ये जो है ये इसके अंदर मैक्सिमम होती है। तो देखो, क्योंकि Cs प्लस आयन जो है वो लार्जर साइज का है, किससे? लिथियम आयन से। और I माइनस लार्जर साइज का है F माइनस से। क्या बोल रही हूं मैं? Cs प्लस लार्जर है Li प्लस से। ये लो,
ठीक है। ऐसे ही I माइनस लार्जर है F माइनस से, साइज के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगी केटायन और एनायन के बीच में वो किस में होगी, CSI। ये लो, चारों के रिस्पेक्ट में हो गया ना चेक। एक साइज से आपने चारों ऑप्शंस चेक कर डाले फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेकेंट स्पेस इन बीसीसी लैटिस यूनिट सेल। वेकेंट स्पेस यानी कि यहां से आपसे वॉइड का स्पेस पूछा गया है। अब देखो एग्जामिनर ने लगा लिया यहां पर दिमाग। अब वॉइड का स्पेस कब बता पाओगे, जब आपको पैकिंग एफिशिएंसी पता होगी। पैकिंग एफिशिएंसी तब पता पाओगे जब आपको स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट पता होगा। तो सारा की सारा पूछ लिया जनाब ने एक ही क्वेश्चन में। तो वॉइड स्पेस निकालना है, चेक कर लें पैकिंग एफिशिएंसी के लिए। तो आओ सबसे पहले स्ट्रक्चर पे आ जाओ। मैं यहां पर, ये बीसीसी का अरेंजमेंट है। बीसीसी के अरेंजमेंट में मैंने 2 कॉर्नर एटम लिए हैं, एक बीच वाला एटम। अब यहां से मैं कैलकुलेट कर देती हूं। ये देखो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलते जाना। पैकिंग एफिशिएंसी क्या थी, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 स्पेस इन अरेंजमेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम। राइटिंग पे ध्यान मत दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। यही थी, वैल्यू रख दो। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, 2 इंटू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 स्पेस के रिस्पेक्ट में बात हुई है, और वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होल अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है 4√3। ऑलरेडी बता भी चुकी हूं, अगर याद होगा तो कोरिलेट बिल्कुल कर पा रहे होगे। होल क्यूब इंटू 100 आ गया। इसको और इन लार्ज फॉर्म में मैं लिख दूं तो 8/3 पाई आर क्यूब होल अपॉन कितना हो जाएगा 64/3√3 आर क्यूब इंटू 100। यहां से इसको क्रॉस चेक करके देख लेना, कैलकुलेट करना, परसेंटेज आ गई 68। ये तो आई है पैकिंग एफिशिएंसी। पूछा क्या है, वेकेंट स्पेस मतलब वॉइड। तो वॉइड के लिए क्या करोगे, 100 माइनस 68 इक्वल्स टू 32%। ये लो, तो एम्प्टी स्पेस, वैकेंसी स्पेस, वॉइड स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, कुछ भी पूछ ले आंसर क्या है 32%। क्लियर, ये लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब आपसे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट, सही बताना है, सही, ठीक है। डिफेक्ट्स के रिगार्डिंग, डिफेक्ट्स तो तुम्हारे अंदर भी बहुत सारे आ गए ना आजकल। दिमाग नहीं चलता, मैं क्वेश्चन पूछूं तो पेन नहीं चलता, है ना। और फिर मैं घर के लिए अगर कुछ होमवर्क दे दूं तो उस दिन मैम नेट ही नहीं चलता। वाह, मल्टीपल डिफेक्ट्स यार। चलो करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट्स डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। बिल्कुल गलत बात कही है इन्होंने यहाँ पर, क्योंकि ये तो शॉर्टकी का कॉज है। शॉर्टकी में डेंसिटी डिक्रीज होती थी। फ्रैंकल डिफेक्ट इज अ डिसलोकेशन डिफेक्ट, करेक्ट। जबकि शॉर्टकी डिफेक्ट कैसा था, वैकेंसी डिफेक्ट। दिस इज डिसलोकेशन डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट इज फाउंड इन हैलाइड्स ऑफ एल्कलाइन मेटल्स, गलत। शॉर्टकी डिफेक्ट्स हैव नो इफेक्ट ऑन द डेंसिटी, नहीं, अभी तो बताया कि शॉर्टकी पे ही डिफेक्ट पे जो होता है वही डेंसिटी पे फर्क पड़ता है। फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सो द करेक्ट आंसर इज फ्रैंकल डिफेक्ट इज अ डिसलोकेशन डिफेक्ट। चलो, कितना प्यारा क्वेश्चन था ना, सीधा थियोरेटिकल। अब देखो इतनी लंबी थ्योरी तुम्हारे सामने लिखी भी हुई है, पढ़ लो। फ्रैंकल डिफेक्ट इज अ डिसलोकेशन डिफेक्ट एज स्मॉलर आयंस आर डिसलोकेटेड फ्रॉम नॉर्मल साइड टू द इंटरस्टिशियल साइड्स. Frankel defect is shown by the compounds having large difference in the size of cations and anions. Hence, alkali metals do not show Frankel defect. ये सी ऑप्शन में था, तो बात समझ में आ गई. Also, Schottky defect decreases the density of the crystal, while Frankel defect has no effect on the density of the crystal. कर ली लैंग्वेज चेक, बहुत बढ़िया. आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. द अपीयरेंस ऑफ अ कलर इन सॉलिड एल्कली मेटल हैलाइड्स इज जनरली ड्यू टू. कौन सी वजह से आपको
अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, और यहाँ मेजरली बात की गई है एल्कली मेटल हैलाइड्स के अंदर, आपको कलर अपीयरेंसेस का फॉर्मेशन मैंने बताया था, कल ही चर्चा हुई थी इस बात के ऊपर, जहां मैंने आपको एफ सेंटर्स बताए थे। एफ सेंटर यानी कि जो वॉइड जनरेट हुआ है वहां पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, वो जनाब यहां पर क्या करते हैं, कलर अपीयरेंसेस शो करते हैं। सो द आंसर इज एफ सेंटर। इंटरस्टिशियल पोजीशन क्या थी, जब कोई कैटायन और एनायन अपनी जगह को छोड़ के सेम लैटिस में दूसरी जगह पर चला जाता है, उसको आप कह रहे थे इंटरस्टिशियल साइट। शॉर्टकी और फ्रैंकल तो ऑलमोस्ट अपने अपने एक डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो यहां पूछी गई है क्या, किसकी वजह से होता है, एफ सेंटर्स की वजह से। F centers are the sites where anions are missing and instead electrons are present. So they are responsible for colors. आओ next question. Which is the incorrect statement? फिर से गलती करनी है, गलती करके सही करना है। देखो यहाँ से तुम्हें एक लेसन भी मिलता है, गलत करो फिर उसके बाद सही की राह पे चलो। करना नहीं है ये, यहाँ पर ये चाहते हैं कि तुम गलत करो, क्योंकि जब तुम गलत तभी कर पाओगे जब तुम्हें यहाँ पर सही पता है। तो चलो ऑप्शन चेक करते हैं। डेंसिटी डिक्रीजेज इन केस ऑफ क्रिस्टल विद शॉर्टकी डिफेक्ट, ये तो सही है। NaCl इज इंसुलेटर, सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर, सिल्वर इज कंडक्टर एंड क्वार्ट्ज इज सीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल। अच्छा, फ्रेंकल डिफेक्ट इज फेवर्ड इन दोज आयनिक कंपाउंड्स इन विच साइज ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर ऑलमोस्ट इक्वल। FeO हैज़ नो स्टाइक्योमेट्रिक मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, पढ़ा था ये ऐसा कुछ। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों ही गलत हैं, यहाँ पर भी कल बताया था और ये वाला भी। अब देखो मैंने ये दोनों तो फट से कट कर दिए थे ना, यही क्यों नहीं किए थे, क्योंकि आंसर है आपके ये सी और डी जनाब। ये लो, इनकरेक्ट बट करेक्ट। क्या है, क्योंकि फ्रेंकल डिफेक्ट फेवर्ड होता है यानी कंपाउंड्स में जिनमें लार्ज डिफरेंस होता है साइज में। दूसरी चीज़, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स जो हैं वो मेटल डिफिशिएंसी की वजह से होते हैं, जो हमने FeO वाले केस में देखी थी, जहां पर इसकी वैल्यू क्या थी, 0.93 to 0.96। यहाँ कितनी है, 0.98। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है, with which one of the following elements silicon should be doped so as to give p type of semiconductors? होपफुली याद होगा वो डिस्कशन जहां मैंने आपको p टाइप और n टाइप दोनों के रिस्पेक्ट में बात की थी। चलो फिर से एक बार बताया जाता है। ग्रुप नंबर 13, ग्रुप 14 एंड ग्रुप 15। पहले तो एलिमेंट्स बता दो फटाफट से। यहां कौन से एलिमेंट्स थे, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, जिसको आपने याद किया था एक किस रिस्पेक्ट में, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। नेक्स्ट क्या था, ग्रुप 14, कहें सीता जी सुनो प्रभु। सीता जी कह रही हैं कि प्रभु सुन लो, और वो क्या कह रही हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अब आओ ग्रुप 15 क्या था, न्यूजीलैंड, पाक, ऑस्ट्रेलिया, सब की सब बिके। अब आओ, अब मैंने यहां पर आपको क्या कहा था, जब कभी भी ग्रुप 14 में ग्रुप 13 की इंप्योरिटी आ जाए, ग्रुप 14 के अंदर ग्रुप 13 की इंप्योरिटी अगर ऐड होगी तो आप क्या कह रहे थे उसको, पी टाइप। और जब आप कहेंगे कि 13 की ना होकर ग्रुप 15 की इंप्योरिटी वहां ऐड होती है, देन इट विल बी एन टाइप। अब चलो चेक कर लो क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट सिलिकॉन शुड बी डोप्ड सो एज टू गिव पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। मतलब हमें अगर पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना है तो हमें ग्रुप 13 की इंप्योरिटी ऐड करनी होगी ग्रुप 14 के अंदर। तो यहां जब अगर 13 में से कोई भी एलिमेंट ले लीजिए आप, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, इनमें से कोई भी एलिमेंट जाके जब इनकी सिलिकॉन की जगह पर आएगा तो वो क्या कहलाएगा, पी टाइप। आगे बात समझ। अब ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, सेलेनियम, बोरोन, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक। अब ना तो सेलेनियम होगा, ना जर्मेनियम, ना आर्सेनिक, क्योंकि 13 ग्रुप का कौन है, बोरोन। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन बनाएगा यहां पर, बोरोन। ये लीजिए चेक कर लो। इफ सिलिकॉन इज डोप्ड विद एनी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 दैट इज बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम,
तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर यहाँ बन जाएगा। तो अब बात समझ में आ गई। जितनी टेबल्स मैंने बनवाई हैं, जितने शॉर्ट ट्रिक्स पैटर्न्स बताए हैं, अगर वो याद रहेंगे तो ईजिली अपन क्लिक कर पाएंगे, और नहीं भी रहते हैं तो खुद के हैंड नोट्स पर थोड़ा सा ध्यान दिया करो। चलो इस सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं, इसके बाद मिलते हैं एक और प्रैक्टिस सेट के साथ थोड़ी देर में। तब तक री रिवाइज इट वेल एंड थैंक यू सो मच।